क्लास 12 ज्योग्राफी बुक नंबर 2 के चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की रैपिड रिवीजन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच इस सीरीज को इतना प्यार दिखाने के लिए। ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर की वीडियो यूट्यूब पर नंबर 1 रैंक कर रही है। कोई भी बच्चा रिवीजन रैपिड रिवीजन सर्च करता है, हमारी वीडियो यूट्यूब पर सामने आ जाती है और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है आप सभी के प्यार के कारण। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। अब हम चालू करते हैं इस चैप्टर के रैपिड रिवीजन के वीडियो को। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद और कोई वीडियो रिवीजन के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। किसी भी चैप्टर को चालू करना है तो पहले से समझना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट का मतलब हम सबको पता है, हम यहां से वहां जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, शिप से, रोड से। ट्रांसपोर्ट कोई नई चीज नहीं है और कम्युनिकेशन भी कोई नई चीज नहीं है। हम दोस्तों को कॉल करते हैं, अपनी फैमिली को कॉल करते हैं, हम ईमेल्स वगैरह का यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है। ये हमारी इंडिया वाली बुक है तो यहाँ पर हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हमें कैसे देखने को मिलता है। आप कितनी भी चीजें प्रोड्यूस क्यों ना कर लें भाई, आप एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन अगर उसे कोई कंज्यूम करने वाला ही नहीं है तो वो यूजलेस है। आपने तो बना दिया लेकिन कोई यूज ही नहीं कर रहा तो वो बनाना वेस्ट हो गया। तो प्रोडक्शन के लिए कंजप्शन भी जरूरी है। अब अगर हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं तो लोगों तक वो चीज पहुंचाना भी तो जरूरी है। इसलिए सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन आता है। मतलब जो भी गुड्स वगैरह हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनको प्रोडक्शन साइट से मार्केट तक पहुंचाना। आप भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे चीजें ऑर्डर करते हैं, आपके घर में कोई ना कोई उसको लेकर आता है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा यूज रहता है। साथ में अगर हम आइडियाज की बात करते हैं, मैसेजेस की बात करते हैं, अगर मुझे आपको कुछ बताना है तो कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा, इसलिए कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। आपको कॉल आता होगा, भैया मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूं, मैं आपके घर के पास में आ गया हूं, मुझे बताइए मुझे कहां पर आना है। तो आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और वहां से ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों का आपस में एक लिंक भी हमें देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। 62.16 लाख किलोमीटर। अगर हम 2020-21 डेटा की बात करते हैं, इतनी लंबी हमारी रोड से अगर हम पूरा कैलकुलेट करें। यूएसए नंबर 1 पे आता है, इंडिया हमारा सेकंड नंबर पर आता है। कभी भी बोर्ड एग्जाम में आप डेटा लिखते हैं तो आप ऐसे ब्रैकेट में डेटा का ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, चेकर को भी समझ में आता है आप कब का डेटा मेंशन कर रहे हैं। हमारी जो रोड्स है ना, वो अराउंड 85% पैसेंजर ट्रैफिक को कैरी करती हैं। तो जितना भी पैसेंजर वाला ट्रैफिक है, आप इधर से उधर जा रहे हो तो 85% हमें देखने को मिलता है रोड से। और 70% फ्रेट। फ्रेट मतलब क्या होता है? गुड्स वगैरह को एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, और खास तौर पर जब हम ज्यादा क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम फ्रेट की बात करते हैं। तो 70% जो गुड्स यहां से वहां होता है वो रोड से होता है, और 85% जो लोग वगैरह, ट्रैफिक वगैरह है, वो भी हमें रोड से देखने को मिल जाता है। रोड्स वगैरह भाई शॉर्टर डिस्टेंस के लिए एकदम बढ़िया है। अगर आपको छोटा मोटा सफर करना है, कुछ 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो उसके लिए रोड वगैरह काफी बढ़िया रहता है। अगर हम पुराने समय की बात करते हैं, शेर शाह सूरी, ये सूरी डायनेस्टी के भाई वो रहे हुए हैं, सुल्तान जी रहे। ये इन्होंने शाही रोड बनाई थी, रॉयल रोड बनाई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश लोगों ने नाम चेंज करा और अब हम क्या बोलते हैं इसको? जीटी रोड। आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। बहुत ही शानदार रोड यार। ये रोड ऐसी है कि आज भी अगर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे यार इतनी पुरानी रोड, इतनी शाही रोड बनाई गई है कि आज भी टिकी हुई है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है सही से कंस्ट्रक्शन होने का। ये अमृतसर को कोलकाता से कनेक्ट करती है। फिर 1943 में द नागपुर प्लान, ये ईयर वगैरह याद रखिएगा, ये पहला मेजर रोड प्लानिंग एफर्ट था कि भाई ऐसे ही नहीं है कि बस रोड बनती जा रही है, प्लानिंग के साथ रोड बनाएंगे, कहां से कहां तक बनना है, क्या डायरेक्शन रहेगा। तो ये नागपुर प्लान 1943 पहला आता है। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद ईयर रोड प्लान 1961 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे हम रोड कंडीशन पूरे इंडिया में इंप्रूव कर सके। तो ये ईयर्स याद करिएगा, ये ईयर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप आंसर में लिखते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब हम रोड्स को भी ना अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवेज।
ये तो आप लोग कभी भी अगर कार से लंबा ट्रेवल करते होंगे आपने सुना होगा, हम एनएच भी बोलते हैं। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। नाम से ही पता चल रहा है ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट है। आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, उससे दूसरे स्टेट जाना है, तो वहां पर हमें नेशनल हाईवेज देखने को मिलते हैं। आप अपने शहर की सड़क छोड़ के जब दूसरे शहर स्टेट वगैरह जा रहे होते हैं तो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी सी रोड आ जाती है। ऐसी रोड जहां पर से वही लोग आपको देखने को मिलते हैं जो लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, वो नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे ट्रेवल कर रहे होते हैं। वहां पर हम अपनी छोटी मोटी सड़कों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट है। और डिफेंस मूवमेंट, हमारी मिलिट्री वगैरह का इक्विपमेंट वगैरह का मूवमेंट वगैरह करवाना है तो वो भी हमारे नेशनल हाईवे से होता है। ये जो एनएच है मतलब नेशनल हाईवेज है, इनकी लेंथ बहुत इंक्रीज हुई है। अगर हम 2020 तक बात करते हैं तो 1,36,440 किलोमीटर्स, तो मतलब लाखों किलोमीटर में हमारी रोड फैली हुई है। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो आपको मालूम है इनका टोटल रोड लेंथ कितना है पूरे इंडिया का? अगर हम देखते हैं सिर्फ 2%। पूरी रोड में से सिर्फ 2% हमारी नेशनल हाईवे में आती है। लेकिन इसके बाद भी ये 40% रोड ट्रैफिक को झेलते हैं, कैरी करते हैं। रीजन सिंपल है, बहुत बड़े बड़े ट्रेवल्स होते हैं हमारे नेशनल हाईवे से, तो जो 40% है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखिएगा। 1995 से ऑपरेशनल है, काम कर रही है। नाम से ही पता चलता है ये मेन बॉडी है, एपेक्स बॉडी, सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है, जिसका काम ही है नेशनल हाईवेज को डेवलप करना, उनको मेंटेन करना। और ये ऑटोनॉमस मतलब एक सेपरेट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर में आती है। तो ये डेटा याद रखना, अगर एग्जाम में आता है तो बनना चाहिए। इसके बाद स्टेट हाईवेज की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इन्हें स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। और ये स्टेट कैपिटल्स, हर स्टेट में कैपिटल्स वगैरह देखने को मिलती है, उनको लिंक करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। हर डिस्ट्रिक्ट में हेड ऑफिसेस रहते हैं, उन्हें कनेक्ट करने का काम हो, मतलब पूरे शहर में मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से हम कनेक्ट कर पाए, उस पर यहाँ पर हम सारी चीजों को देखते हैं। तो ये स्टेट हाईवेज का काम होता है। ये स्टेट के अंदर काम संभालते हैं और नेशनल हाईवे पूरे स्टेट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में काम करने का वो काम करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये भी नाम से मालूम चल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेडक्वार्टर्स है, जो मेन एरियाज है, हेडक्वार्टर्स मतलब जो मेन ऑफिसेस है, मेन एरियाज है यहाँ के हेडक्वार्टर्स, उन्हें इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट नोट्स मतलब कोई भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस, अगर हम किसी भी मैप उसमें बात कर रहे हैं, कोई मार्केट हो सकता है, कोई बड़ा ऑफिस हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट नोट्स से कनेक्ट करने का काम ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स का रहता है। फिर रूरल रोड्स मतलब हमारे गांव की रोड्स, नाम से ही पता चल रहा है फिर से, अबाउट 80% ऑफ इंडिया टोटल रोड लेंथ, मतलब 80% रोड्स हमारी जो है वो हमें रूरल रोड्स में देखने को मिलती है ना। अब डेंसिटी, कहां पर कितनी रोड्स रहेंगी ये डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई हिली एरिया है वहां पर रोड्स कम रहेंगी, कोई प्लेन एरिया है तो वहां रोड्स ज्यादा रहेंगी, तो डिपेंड करता है। अब कुछ मेजर रोड प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ, हम बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, वो क्वाड्रिलेटरल में आता है, जैसे कि स्क्वायर। तो अगर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो ये कितना है? 5,846 किलोमीटर्स, 4/6 का लेन है, हाई डेंसिटी कॉरिडोर है। कॉरिडोर मतलब कोई भी मेजर रूट जो बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस को कनेक्ट कर रहा है, तो मेजर रूट की हम यहां पर बात करते हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भाई इंडिया की 4 मेगा सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इससे क्या होता है, जब आप ऐसे कनेक्ट कर देते हो ना बड़ी सिटीज को, तो आने जाने का जो ट्रेवल टाइम है वो भी कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, और कॉस्ट वगैरह भी कम होता है। आपको घूम फिर के नहीं जाना है, अगर आपको जाना है दिल्ली से मुंबई तो आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये फायदा हमें मिल जाता है जब भी ऐसे बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अब कॉरिडोर्स, जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट रूट, उसमें नॉर्थ साउथ, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, 4076 किलोमीटर्स। और एक हमें ईस्ट वेस्ट का भी देखने को मिलता है, जो सिलचर जो कि असम में है उसको पोरबंदर गुजरात से कनेक्ट करता है, 3640 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ तो सबसे बनता है, ईस्ट वेस्ट में अगर कंफ्यूज होते हो तो टेंशन मत लेना। ईस्ट में देखो, ईस्ट में ई आता है, इसमें इस साइड का एरो बनता है, तो हमारा इस साइड हो गया ईस्ट और इस साइड हमारा हो गया वेस्ट। इसके बाद भारतमाला परियोजना, ये हमारे गवर्नमेंट का एक शानदार प्रोजेक्ट है। ये एम कर रहा है भाई
कि हमें 26,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मतलब वो रूट्स जहां पर इकोनॉमिक पर्पस ज्यादा होता है, गुड्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट होना, फाइनेंशियल रूट्स बनाना जहां से पैसा वगैरह कमा सके, ट्रेडिंग वगैरह हो सके, जहां से गुड्स इधर का उधर हो सके। कहीं पर भी अगर ऐसी बात होती है तो वहां पर हम इकोनॉमिक वर्ड यूज करते हैं। ये प्रोजेक्ट फोकस करता है रिंग रोड्स पर। रिंग रोड्स मतलब जो एक सिटी के आजू बाजू सर्कल करती हैं, और बाईपासेस। बाईपासेस मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा रूट जिससे आप सिटी से बच के जा सके। आपने सुना होगा ना, यार ये बाईपास ले लो, जिससे अगर हमें दूर कहीं जाना है तो ये वाली सिटी के बीचों से हमको नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे आपका भी ट्रेवल टाइम कम होता है और सिटी में भी कंजेशन वगैरह नहीं होता, बहुत ट्रैफिक नहीं होता है, तो वो बाईपास रोड होती है। तो ये बाईपासेस पर फोकस कर रहे हैं और रिंग रोड्स पर फोकस कर रहे हैं, जिससे सिटीज वगैरह में भीड़ भाड़ कम हो सके। इसके बाद स्पेशलाइज्ड रोड्स, तो यहाँ बॉर्डर रोड्स आती हैं, नाम से ही मालूम चल रहा है, जो बॉर्डर वगैरह के पास होती हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन्हें मैनेज करता है, एस्टेब्लिश हुआ था मई 1960 में। इससे क्या होता है, हमारा डिफेंस का प्रिपेयर्डनेस स्ट्रांग होता है। वहां पर भाई हम आर्मी वगैरह सेट कर सकते हैं, इक्विपमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं, हमारी व्हीकल्स वगैरह, हमारी मिसाइल्स वगैरह अगर कहीं ले जाना है, सारा काम हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह भी थोड़ा सा पुश मिलता है, स्पीड से हो पाता है स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरियाज में। जो भी बॉर्डर एरियाज हैं उनको कुछ कुछ पर्पस से बनाया जाता है उन एरियाज पे रोड्स, कि यहाँ हम ये कर सकते हैं, वहां पर हम ये कर सकते हैं। तो बहुत स्ट्रेटेजीज भी इंक्लूडेड रहती हैं, तो वहां पर भी हमें मदद मिलती है। हमारा BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने ना रोड बनवाई है चंडीगढ़, मनाली एंड लेह के बीच में, ये याद रखना। फिर अटल टनल, इसको भी BRO ने बनवाया है। कहां पर, पीर पंजाल रेंज, ये लोअर हिमालय के पास है ना। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट याद रखिएगा हाईवे टनल है, 9.02 किलोमीटर। ये मनाली को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति वैली से। साल भर पहले क्या होता था, बर्फ वगैरह गिरती थी तो आना जाने में दिक्कत होती थी ना, कट ऑफ हो जाता था, ये आप जा ही नहीं पा रहे हो, बर्फ गिर गई है, ब्लॉक्स आ गए, बहुत चीजें जाती थी। लेकिन अब पूरे साल भर हमें इस टनल की वजह से मदद मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर इंटरनेशनल हाईवेज भी होते हैं। ये क्या करते हैं भाई, अच्छे अच्छे रिलेशन प्रमोट करते हैं अपने आसपास की कंट्रीज से। मतलब ऐसा नहीं है कि रोड्स सिर्फ आप ही के कंट्री में रहेंगे, आपके कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाने के रोड्स रहते हैं। ट्रेड वगैरह करना हो, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ कुछ भी अगर आपको डिफेंस में कोऑपरेशन करना हो, बहुत चीजें रहती है, तो इंटरनेशनल हाईवेज भी देखने को मिलते हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो इफेक्टिव लिंक्स मिल जाते हैं और थोड़ा सा हमारा हार्मोनियस रिलेशन भी बन जाता है। फिर रेल ट्रांसपोर्ट, रेलगाड़ी हम सबको पता है, इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, दुनिया में सबसे बड़े में से एक, और ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है कंट्री में। मतलब गवर्नमेंट ही का होता है ना रेलवे। क्या रेलवे में कभी आपने प्राइवेटाइजेशन देखा है? जैसे अलग अलग चीजों में प्राइवेटाइजेशन होता है, आप गवर्नमेंट बैंक में भी जा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं, लेकिन रेलवे हमारा पूरा गवर्नमेंट का है। तो इंडिया में रेलवे पूरा गवर्नमेंट मैनेज करती है, इसलिए टिकट वगैरह भी इतनी सस्ती है और बहुत फैसिलिटीज गवर्नमेंट के साइड से मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आता है MCQ में तो याद रखना। अच्छा, आप मुझे कमेंट में एक चीज बताओ, इंडिया में और ऐसा क्या है जो सिर्फ गवर्नमेंट मैनेज करती है? देखते हैं आपको कितना बनता है और कितना नहीं बनता है। और एक और चीज, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो भैया मस्त वीडियो है। आप लिखेंगे मस्त वीडियो, यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ जाएगा, वीडियो को आगे पुश करेगा। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ये 1853 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जो हमारी फर्स्ट लाइन थी वो बॉम्बे से थाने गई थी रेलवे की, जो सिर्फ 34 किलोमीटर था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ना। 1853 में सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर बॉम्बे से थाने। तो ये पहली बार हमें रेलवे का देखने को मिला था। अब मैनेजमेंट एंड नेटवर्क, जो रेलवे का सिस्टम होता है ना, इसको हम जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो टोटल 17 जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। टोटल लेंथ कितना है नेटवर्क का? 67,956। 2019 2020 डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब ये डेटा अगर आप भूल भी जाओगे तो ऐसा कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेना, एकदम से डेटा याद नहीं होता है बट धीरे धीरे हो जाता है। अब लेफ्ट साइड में रेलवे के जोन दिए हुए हैं कि कहां कहां जोन देखने को मिलते हैं, और हेडक्वार्टर्स मतलब वहां पर कहां है। जैसे जो सेंट्रल जोन है उसका हेडक्वार्टर्स मुंबई CST। CST मतलब बताओ भाई, बहुत बहुत फेमस नाम है ये, बहुत थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ आपको याद आ जाएगा। वेरी वेरी मतलब वेरी पॉपुलर नेम है। फिर ईस्टर्न में कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल में हाजीपुर। तो अब ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ कुछ बताने के लिए नहीं है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसके बाद फिर आप ये यहां का स्क्रीनशॉट ले लो। एक नाम जरूर है जो आपसे बनना चाहिए, वो है वेस्ट सेंट्रल जबलपुर।
क्योंकि आपके गुरु भैया हैं जबलपुर के, तो जबलपुर आपको बनना चाहिए। अब हम बात करते हैं गॉर्जियस थी। गॉर्जियस 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 मतलब क्या होता है? गॉर्जियस मतलब होता है ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं उनका विड्थ कितना है, लेंथ, हाइट, और एक विड्थ भी होता है ना, चौड़ाई कितनी है। तो हम विड्थ की बात करते हैं तो हम गॉर्जियस की करते हैं। जो ब्रॉड गॉज है वो कितना होता है? 1.676 मीटर। जो मीटर गॉज है वो 1 मीटर का होता है, नाम से ही पता चल रहा है। और जो नैरो गॉज होता है वो 0.762 या फिर 0.610 मीटर्स का होता है। और ये ज्यादातर हमें हिली एरियाज में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर अलग तरीके से रेलवे सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। कोंकण रेलवे एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट है, कंस्ट्रक्ट हुआ था 1998 में। अब ये जो 760 किलोमीटर का रूट है ना कोंकण रेलवे वाला, ये रोहा जो कि महाराष्ट्र में, उसको मैंगलोर जो कि कर्नाटका में है, उससे कनेक्ट करता है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, मतलब चमत्कार बोल दीजिए, एक बहुत ही प्यारा नमूना है एक क्लासिक इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये 2000 ब्रिजेस एंड 91 टनल्स को क्रॉस करता है नियरली, और एशियाज के लार्जेस्ट टनल को भी ये क्रॉस करता है। अब ये एशिया का लार्जेस्ट टनल जो है वो 6.5 किलोमीटर्स का है, और इसका नाम है करबोडे टनल। ये हमारे कोंकण रेलवे लाइन में ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी का ये डेटा पुराना हो चुका है। हालांकि एनसीईआरटी ने चेंज नहीं करा तो हम भी चेंज नहीं करेंगे, हम यही लिख के आएंगे। हालांकि आपको तो नाम ही नहीं दिया, आपको सिर्फ एशियाज लार्जेस्ट टनल दिया हुआ है, लेकिन अब एक जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है वो इससे ज्यादा बड़ा है। बट कोई नहीं, जो एनसीईआरटी है हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर ये वीडियो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद देख रहे हैं और आपकी एनसीईआरटी में चेंज हो चुका है, तो इस लाइन को चेंज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेंसिटी, कहां कितना घना नेटवर्क देखने को मिलता है, तो जो हिली स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और जो सेंट्रल पार्ट है हमारे इंडिया का और राजस्थान है, यहां पर हमें लेस डेंस देखने को मिलता है, ज्यादा घना यहां पर नहीं है। इसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज भाई सबसे चीपेस्ट, सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, ज्यादा खर्चा वगैरह फ्यूल में भी नहीं होता, और इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हम पानी के थ्रू जाते हैं। कोई भी बहुत ही हैवी बल्की मटेरियल है वो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। इसे हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, इनलैंड वाटरवेज मतलब जब कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं, और ओशनिक वाटरवेज जब हम बात कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश वगैरह की। तो पहले इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं। तो भाई रेलवे से पहले हमारा सबसे चीफ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यही था, लेकिन फिर रेलवे आ गया तो रेलवे ने चीजों को थोड़ा अलग तरीके से बेटर करा। करेंटली इंडिया में अभी 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल मतलब जहां से शिप्स वगैरह जा सकती हैं, वैसा वाटरवेज देखने को मिलता है। लेकिन कंट्री के ट्रांसपोर्ट को ये सिर्फ अबाउट 1% ही कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि अब रेलवे वगैरह आ चुका है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी IWAI, इसको 1986 में बनाया गया, और यही डेवलप करती है, यही मेंटेन करती है। फिर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में आया, और इसने डिक्लेयर करे 111 इनलैंड वाटरवेज। तो भाई ये भी है भैया, इंडिया के जलवे हर जगह है। तो याद रखिएगा, याद करने में आसान है। टोटल हमें 111 नेशनल वाटरवेज देखने को मिलते हैं, और डिक्लेयर किसने किया था? नेशनल वाटरवेज एक्ट ने 2016 में। अब कुछ की नेशनल वाटरवेज है उनको देखते हैं। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया स्ट्रेच है, ये 1620 किलोमीटर ऑन दी गंगा। फिर सदिया धुबरी स्ट्रेच है 891 किलोमीटर का ऑन द ब्रह्मपुत्रा। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 दिए हुए हैं। फिर NW3 कोटापुरम कोलम स्ट्रेच 205 किलोमीटर ऑन द वेस्ट कोस्ट कैनाल। फिर NW4 स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा 1078 किलोमीटर। ये बस आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको लिखने को आता है तो आपको सेम ऐसा ही वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। मुझे मालूम है थोड़े से नेम्स हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कयाल, केरलास बैक वाटर मतलब जहां फ्रेश वाटर और सी वाटर मिक्स करता है, तो वहां बहुत ही कामिंग एरिया बन जाता है। वहां पर लगून्स, लेक्स वगैरह ऐसे एरिया बना देते हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस बन जाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है वहां जाके, तो बहुत टूरिस्ट आते हैं। और वहां पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है, जिसे हम वल्लम कली बोलते हैं। मतलब ऐसी अच्छी शेप्स की, अच्छे एरो वाले शेप्स में ऐसी बोट्स रहती हैं, वो बोट्स वहां पर रेस करती हैं। आप नेट पे फोटो निकालना, बहुत प्यारी प्यारी बोट्स रहती हैं। फिर इसके बाद ओशनिक रूट्स, भाई इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, अप्रोक्सीमेटली 7517 किलोमीटर्स, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा नीचे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो इंडिया का तो भाई बहुत सारा हिस्सा है जो कोस्ट लाइन में आता है। सपोर्टेड बाय 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स।
पोर्ट्स मतलब मेन जो शिप के एरियाज होते हैं जहां से सब कुछ शिप्स वगैरह का काम हैंडल किया जाता है। जो ओशनिक रूट्स है वो 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस वगैरह वो ऑक्यूपाई करते हैं, एंड 70% बाय वैल्यू। तो अगर हम स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो ओशनिक रूट 95% हैंडल करते हैं, और अगर वैल्यू वाइज बात करते हैं तो 70%। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई जो बड़ा बड़ा सामान है जिसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम वगैरह रहेगा, बड़ा स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, वो सी रूट से जाता है। छोटा मोटा सामान जो है वो रोड वगैरह से और इधर उधर से चला जाता है, इसलिए यहाँ इतना बड़ा 95% लिखा हुआ है। अब इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट है भाई, ये सबको पता है। 1911 में इसकी शुरुआत हुई है ना, एयर मेल बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, 10 किलोमीटर, याद रखिएगा डेटा है। इसके बाद मैनेजमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको मैनेज करती है, जिससे भाई अच्छे से सब कुछ हो पाए, सर्विसेज वगैरह अच्छे से प्रोवाइड कर पाए, वही दिया हुआ है। सेफ एयर ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता है। एयर मेल का मतलब तो पता ही होगा आपको, इसलिए मैंने बताया, जो एयर के थ्रू हम मेल्स वगैरह, पोस्टल वगैरह एयर के थ्रू सेंड करते हैं, है ना। तो 1911 में चालू हुआ। फिर की स्कीम्स एंड सर्विसेज, सबसे पहले उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, वाह क्या लाइन है। ये भाई एक स्कीम है जो प्रमोट करती है रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान मतलब क्या है भाई, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वगैरह सब हैंडल करते हैं, इन्हीं लोगों ने इसको पूरा मैनेज किया हुआ है, इन्हीं लोगों ने इसकी शुरुआत वगैरह की है। बात यही है, गोल सिंपल सा है कि कॉमन सिटीजन भी अफोर्ड कर पाए। बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी एयर फ्लाइट वगैरह में नहीं बैठे, मैं भी आज तक नहीं बैठा, तो इंडिया में चीज इतनी कॉमन नहीं है, तो इसको हम और अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं और कॉमन बनाना चाहते हैं। नाम तो इंडिया एक से एक सोचता है, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस जो हिली एरियाज में ऑपरेट करती है, ये टूरिज्म वगैरह या फिर पेट्रोलियम सेक्टर में यूज होती है, ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, पाइपलाइंस जो होती है ना यार, सबसे एफिशिएंट वे होती है अगर आपको लिक्विड या फिर गैसेस को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करना है। इनफैक्ट जो सॉलिड मटेरियल है उसको भी किया जा सकता है अगर आप उसको स्लरी, स्लरी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड वाटर वगैरह मिक्स करके उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म दे दो, गाढ़ा गाढ़ा सा फॉर्म दे दो। तो ऐसे में क्या होता है, कोल वगैरह को अगर आप पाइपलाइन से करना चाहते हो तो एकदम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको मिक्स कर दोगे लिक्विड में तो वो लिक्विड थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बन के पाइपलाइन के थ्रू निकल जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल नाम से ही है, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड कब इंकॉर्पोरेट हुआ, 1959 में, ईयर याद रखिएगा। ये भाई क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वही है पूरा उसका पूरा देखना, मैनेज करना, एक्सप्लॉइट वगैरह करना, नेचुरल रिसोर्सेस को जनरेट करना और ट्रांसपोर्ट करना। एशियाज का फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, इसको भी ऑयल ने ही कंस्ट्रक्ट करा, ये 1156 किलोमीटर का है। ये नाहरकटिया जो असम में है, वहां से बरौनी जो कि बिहार में है, और बाद में इसको कानपुर तक एक्सटेंड किया गया। तो इतने सारे जगहों को हम पाइपलाइन से कवर करते हैं, तो ये एशिया का पहला क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है ना, मतलब कंट्री में देखिए अलग अलग जगह जा रहा है, इसलिए क्रॉस कंट्री हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं। ज्योग्राफी की मुझे ये चीज सबसे बढ़िया लगती है कि बहुत सारे चैप्टर में नाम और वर्ड से ही आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। क्रॉस कंट्री हो गया, ऊपर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट मतलब एयर ट्रांसपोर्ट, तो ये ज्योग्राफी की एक अच्छी चीज है। अच्छा, गेल इंडिया, गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984 में ये सेटअप हुई। ये ट्रांसपोर्ट करती है, मार्केट करती है नेचुरल गैस को, नाम से ही आ रहा है। फिर HYJ पाइपलाइन, ये पहली मेजर गैस पाइपलाइन है 1700 किलोमीटर की, और इसे गेल ने ही कंस्ट्रक्ट करा था। ये मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स को इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से, जो कि वेस्टर्न और नदर्न इंडिया में, उससे कनेक्ट करती है, लिंक करती है। ये दोनों हमारे मुंबई के पास ऑफशोर अरेबियन सी के पास वाले ऑयल फील्ड्स हैं। बेसिन गैस मेनली गैस के लिए है, और हमारा जो मुंबई हाई है मेनली हमारे ऑयल वगैरह के लिए। तो ये फील्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनका यूज करके हम चीजों को, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपने काम के लिए कुछ जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मुंबई हाई हो गया, बेसिन गैस फील्ड्स को इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, जहां भी ये सब काम होता है, जहां जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है वेस्टर्न और नॉर्थ नदर्न इंडिया में, उससे कनेक्ट करने का काम करता है। फिर एक्सपेंशन, इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडेड टू 18,500 किलोमीटर्स, मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 34,000 किलोमीटर हो जाएगा, और पूरे इंडिया में से गैस ग्रिड आ जाएगा, मतलब पूरे इंडिया से ग्रिड्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि पाइपलाइन पूरे इंडिया में हम धीरे धीरे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में अभी भी बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जहां पर गैस सिलेंडर आते हैं ना, हम ऑर्डर करते हैं, गैस सिलेंडर आते हैं, बट बहुत सारे सिटीज वगैरह ऐसे हैं जहां पाइपलाइन के थ्रू ही काम होता है। तो ये पाइपलाइन वाला काम बहुत धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स।
तो देखिए भाई, स्केल किस लेवल पे आप कर रहे हो, क्वालिटी, उस पे हम अलग अलग उसमें इसको डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे कि इंटरनेट बहुत ही इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव, एडवांस्ड है। ये पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। आप इंटरनेट को यूज करके इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया चला सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ईमेल के लिए, अब तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं, है ना। इंफॉर्मेशन अगर आपको गूगल वगैरह से, नेट से एक्सेस करना है, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, महिंद्रा, कहीं से भी शॉपिंग वगैरह करना है, मनी ट्रांजैक्शन, यूपीआई वगैरह आप यूज करते होंगे, क्यूआर कोड स्कैन करते होंगे, तो बहुत ही लो कॉस्ट, एफिशिएंट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मतलब इंटरनेट की मदद करके आप इतना कुछ कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेट फिर भी आपको बहुत कम प्राइस पे मिल जाता है। इसके बाद मास कम्युनिकेशन, तो भाई रेडियो, आकाशवाणी, ब्रॉडकास्टिंग कब चालू हुई? 1923 में, बॉम्बे रेडियो क्लब नाम से ना, हमने 1923 में इसको देखा। फिर गवर्नमेंट ने 1930 में कंट्रोल ले लिया इस चीज का, और फिर ये 1936 में, ईयर याद रखिएगा, ये बन गया ऑल इंडिया रेडियो। पहले था बॉम्बे रेडियो क्लब, फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल आया, फिर ये बन गया ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 में इसका नाम हो गया आकाशवाणी, कि आकाश, आसमान से कोई वाणी आ रही है ना, आकाशवाणी, है ना। ये क्या ब्रॉडकास्ट करता है? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। आप अपने दादाजी दादी से पूछिएगा कि उन लोग रेडियो में ही सारी चीजें सुनते होंगे। तो पहले रेडियो था, अब तो टेलीविजन आ गया, फिर दूरदर्शन जिसको हम बोलते हैं। तो भाई टीवी सर्विसेज हमारे नेशनल कैपिटल में चालू हुई 1959 में, तो ये ईयर याद रखिएगा। 1976 में इसको डीलिंग करा गया ऑल इंडिया रेडियो से। पहले ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन वगैरह सब साथ में, लेकिन बाद में इसको डीलिंक किया गया, अलग किया गया, और इसका नाम हुआ फिर दूरदर्शन, डीडी। दूरदर्शन ही आता था पहले टीवी में, एक चैनल, सब वही देखते थे। तो समय के साथ फिर डेवलपमेंट होता रहा। पहले ऑल इंडिया रेडियो वाले ही दोनों चीजें ब्रॉडकास्ट करते थे, फिर डीलिंक हुआ, दोनों चीजें अलग अलग हुई, अलग अलग तरीके से मैनेज हुई। फिर इनसेट आई, ये एक सैटेलाइट है हमारे इंडिया की। इसने क्या किया भाई? कॉमन नेशनल प्रोग्राम, सीएनपी, पूरे इंडिया में आप अलग अलग प्रोग्राम्स थे जिनको फॉलो कर सकते थे। दूरदर्शन में भी अलग अलग समय अलग अलग चीजें आती थी, लोग लिटरली टाइम नोट करके रखते थे कि हफ्ते में इस दिन ये आने वाला है, और बैठकर देखते थे। आपने अभी अभी रिसेंट एग्जांपल पे रामायण महाभारत का आपने एग्जांपल सुना होगा, वो रिसेंट एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, पहले बहुत अलग चैनल आते थे। इससे क्या हुआ, ये कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह जो आने लगे ना, तो सर्विसेज अब रूरल और एकदम दूर दूर रिमोट एरियाज में भी पहुंचने लग गई। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, भाई वेदर फोरकास्ट करना हो, नेचुरल कैलेमिटीज को मॉनिटर करना हो, अपने बॉर्डर वाले एरिया की सुरक्षा करना हो, रेगुलेट करना हो बाकी मींस ऑफ कम्युनिकेशन को, और एक सिनॉप्टिक व्यू ऑफ लार्ज एरियाज, एक बिग पिक्चर में व्यूज अगर देना हो अलग ऊपर से, क्या सीन चल रहा है, कैसा क्या है, तो ये सारे काम भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही हो पाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन और पर्पस के बेसिस पे हम इसको अलग अलग उसमें देखते हैं। इनसेट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, 1983 में एस्टेब्लिश हुआ, इंपॉर्टेंट डेट्स है। मल्टीपर्पज सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह भी हैंडल करता है, और मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मीटियोलॉजिकल मतलब कभी भी अगर हम वेदर रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं, तो उस सब में हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, मीट्रोलॉजिकल। इसके बाद आईआरएस सिस्टम, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ये भाई ऑपरेशनल है जब से आईआरएस आईए हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था मार्च 1988 में। ये सारे काम सैटेलाइट के थ्रू होते हैं, सैटेलाइट से ही हर जगह कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड कराए जा पाते हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। इसे वैकनोर, जो कि रशिया में है, वहां से लॉन्च किया गया था, क्योंकि इंडिया के पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने का उस समय कोई इतना अच्छा इफेक्टिव सिस्टम नहीं था, तो रशिया ने हमारी मदद करी थी। ये सैटेलाइट्स ने क्या मदद करी इंडिया की? ये नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में हमें मदद करते थे, क्योंकि हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। सैटेलाइट वगैरह देखो, टेलीविजन के लिए भी, बाकी चीजों के लिए भी, इनफैक्ट वेदर फोरकास्टिंग जो भी होती है, कहीं पर भी कुछ ट्रैक करना है, आजकल तो इतना एडवांस सिस्टम आ गया कि हर चीज, मतलब डिफेंस फील्ड में भी हम पूरा यूज कर लेते हैं। तो सैटेलाइट से बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो बुक में नाम आए इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे ये सिस्टम वगैरह जो दिए हुए हैं, है ना, फिर हमारे सैटेलाइट वगैरह के बारे में जो कुछ भी दिया हुआ है ना, याद कर लीजिएगा। इंडिया ने फिर खुद का लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप किया, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा। ये हमारे पास आया क्योंकि पहले हमारे पास नहीं था। फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है, ये सैटेलाइट के डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, पूरा मैनेज करता है, और ये भाई हमारा आता है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जाता है।
इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड ये चैप्टर आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा क्योंकि डेटा ज्यादा है। चैप्टर समझ में आ जाएगा, चैप्टर में तो इतना कुछ है ही नहीं, लेकिन डेटा आप भूलेंगे। तो बार बार रिवाइज करिए। हमारे प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर। हमारे प्रीमियम नोट्स यूज करिए। प्रीमियम नोट्स बहुत ही शानदार है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सबके प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे। साइनिंग ऑफ, ढेर सारा प्यार। आप है फ्यूचर टॉपर्स। बाय बाय गुरु भैया।